हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर्स की, किसकी बात करें? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, सभी काउंटिंग नंबर जिसमें हम जोड़ दें किसको? जीरो को। काउंटिंग नंबर्स में जब हम काउंटिंग नंबर के कलेक्शन में जब हमने जीरो को जोड़ दिया तो जो नंबर का कलेक्शन बनता है, जो नंबर का कलेक्शन बनता है उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या थे? 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक। काउंटिंग नंबर्स क्या थे? 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक ये हमारे काउंटिंग नंबर्स थे। इसमें हमने इसके कलेक्शन में, काउंटिंग नंबर कलेक्शन में हमने किसको जोड़ दिया? जीरो को। तो जो अभी जो नंबर का कलेक्शन बना, जो ये नंबर की सीरीज बनी, ये क्या है? हमारा होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इंटीजर्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है? जब हम कोई भी काउंटिंग नंबर्स की बात करें, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। कोई काउंटिंग नंबर ले लिया हमने, उन नंबर्स के नेगेटिव सभी, ओल कोई भी नहीं, मतलब सभी काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो सभी काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, तो ये जो नंबर का कलेक्शन बनेगा इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। देखो बताता हूं, जैसे कि मान लो ये हमने क्या करा, ये हमारे क्या काउंटिंग नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी ले लिए, काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव भी ले लिए। तो जो हमारा नंबर का कलेक्शन बना, जो नंबर का कलेक्शन बना उसे हमने इंटीजर्स कह दिया। उन्हें हमने क्या कह दिया? इंटीजर्स कह दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो किसकी फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। जो कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। जबकि पी और क्यू क्या है? हमारे इंटीजर से। पी और क्यू इंटीजर से। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो 4/3, 2/3, 3.14, 0.456, 3.3 बार, इस तरीके के नंबर हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? रेशनल नंबर के। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर, इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको हम पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3.24687, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है रिपीटिंग में? जैसे कि 5 6 7 8 9 क्या आ रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता। 5 6 7 8 9 के बाद क्या आएगा? 0, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 4 आ गया। तो एग्जैक्टली पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी। तो जो एग्जाम्पल रहेगा, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का जो एग्जाम्पल रहेगा वो इर्रेशनल नंबर रहेगा। पाई भी क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर। √2 इर्रेशनल, √5 इर्रेशनल, √7 इर्रेशनल, ETC सभी हमारे इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, एक चीज मैं अगर आपको बताऊं और एग्जैक्टली बताऊं, तो अगर हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करें, किसकी बात करें? डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो यहां पर रेशनल नंबर में अगर डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो क्या वो टर्मिनेट हो जाएगा? तो 3.4 खत्म। टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाएगी, या फिर पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म ना हो। 3.45 बार 5 रिपीट हो रहा है इस तरीके से। बस इतना समझो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत होती फिर मैं, क्योंकि मेनली दिक्कत क्या होती? दिक्कत कुछ नहीं होती, बस हमारे सिलेबस में नहीं इतना डिटेल में जाने से, इसलिए हम इंपॉर्टेंट ही देखते चलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूं, बता दे रहा हूं मैं, इर्रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करें, डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा? रूट के बाद कोई वैल्यू नहीं खत्म हो रही, ना ही रिपीट हो रही। 3.21608 इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं क्या रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो गए। रियल नंबर की बात करते हैं। कौन से नंबर? रियल नंबर। तो जितने भी ऐसे सभी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वहां सभी नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वहां सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, रियल नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर रियल नंबर है। अच्छा, होल नंबर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो होल नंबर भी रियल नंबर है। इंटीजर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ इंटीजर्स भी रियल नंबर है।
अच्छा, रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, और इरेशनल को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी नंबर है हमारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, यह सभी नंबर हमारे क्या है, रियल नंबर है, यह सभी नंबर हमारे रियल नंबर है। अच्छा ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में कहूं कि जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े वह सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर। अभी तक क्लास 10th तक जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी नंबर्स हमने पढ़े कहीं भी, वह सभी नंबर रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? देखो अगर होल नंबर की बात करें तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी नेचुरल नंबर आ गए, तो ये बात क्या है, ट्रू है। हाँ, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अच्छा, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है क्या? अच्छा देखें तो इंटीजर में 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक तो ये होल नंबर है, लेकिन माइनस वाले इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, तो ये बात गलत लिखी, ये बात गलत लिखी तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर क्या है, ये क्या ये होल नंबर का पार्ट है क्या? नहीं, होल नंबर रेशनल नंबर का पार्ट है, रेशनल नंबर होल नंबर का पार्ट नहीं। रीजन क्या है कि इसमें अगर हम बात करें तो 4/3 वो होल नंबर नहीं है, लेकिन वो रेशनल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो हम कहेंगे फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। चलो ठीक है, अब हम बात करें तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या? इरेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का। इरेशनल नंबर किसका पार्ट है, रियल नंबर का। तो हम कहेंगे हाँ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अब हम नेचुरल नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर में से हम प्राइम नंबर को अलग कर देते हैं, 1 को अलग कर देते हैं और कंपोजिट नंबर को अलग कर देते हैं। नेचुरल नंबर में से जब हमने 1 को हटाया तो हमारे जो नंबर बचे वो क्या बचे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में से जब हमने 1 को हटा दी तो नंबर जो बचे वो प्राइम नंबर बचे और कंपोजिट नंबर बचे। 1 क्यों हटा दिए नेचुरल नंबर में से, क्योंकि जो 1 होता है हमारा, क्योंकि जो 1 होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए 1 को अलग कर दिया। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर, ऑल सच नंबर्स, ऐसे सभी नंबर जो क्या हो, डिविजिबल हो, कट जाए किससे, 1 से और खुद से कटे। सभी नंबर जो 1 से और खुद से कटे, जो कि ऐसे सभी नंबर जो कि सिर्फ 1 से और खुद से कटे, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये सभी जो नंबर है हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये जो नंबर होते हैं हमारे कंपोजिट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, कट जाते हैं। किससे, 1 से कट जाते हैं, खुद से कट जाते हैं। 1 से कट जाएंगे, खुद से भी कट जाएंगे, और ये जो नंबर होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर बाकी दूसरे नंबर से भी कट जाते हैं, बाकी दूसरे नंबर से भी कट जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 6 की बात करें, 6 किससे किससे कटेगा, तो 6 कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, मतलब 1 से और खुद से कट रहा है। 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा। तो एक से ज़्यादा, जब कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, 1 से और खुद से कटने के अलावा बाकी दूसरे नंबर से भी कटे, तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने बताया 6 क्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है वाई, एक्सप्लेन वाई 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, ये जो नंबर ही कंपोजिट नंबर है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करें, तो हमें पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, 7 से लेकर तो 1 तक के सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लें, +5 8 कर दें तो कोई भी एक नंबर बन जाएगा, कोई भी एक नंबर बन गया। मान लो कोई एक नंबर बना, x मान लिए, फिर उसके फैक्टर्स निकाले, उस नंबर के फैक्टर्स निकाले। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, जिसमें हम कोई भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखो समझाता हूँ, इसको हटाओ पहले, तो जो ये तरीका इससे हम नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, ईजी है ये भी। हमने क्या करा कि कोई जो नंबर है 7 × 6 × इसमें से करा, कोई नंबर रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर देखो +5 है, यहाँ पर +5
5 और यहाँ पर अगर हम देखें इक्वल्स टू किस तरफ प्लस 5 है, मतलब सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर क्या प्लस 5 है, 5 ऐड हो रहा है और यहाँ पर 5 मल्टीपल की फॉर्म में, तो मतलब 5 इस तरफ भी 5 इस तरफ भी, 5 दोनों तरफ आ रहा है। तो 5 को जब हमने कॉमन ले ली तो अंदर जो पार्ट बचा क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 वाला पार्ट बाहर चला गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो प्लस 5 था वो क्या हो गया, अब 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वापस 5 आ जाएगा, इसलिए जब 5 नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ गया 1, उसकी जगह पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 109 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 हमने मल्टीप्लाई किसी को भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई 1 लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल से कि 4 लिखा है तो उसको हम 4 इंटू 1 लिख दूंगा तो भी कोई नहीं, 4 ही लिखा है वो, मतलब 1 को मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि हेयर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी हमारे पास क्या है मोर देन 2 से मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर है किसी भी नंबर के, ऑफ अ नंबर जो नंबर था हमारा, जो ही नंबर था इसके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये नंबर क्या कंपोजिट नंबर, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और हम देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, हमारे सिलेबस में 2 थ्योरम है, एक थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है और एक थ्योरम है जो कि एक कोई प्राइम नंबर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करके 2 थ्योरम है। मेनली यही फर्स्ट थ्योरम पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट थ्योरम को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये थ्योरम हमसे कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो मान लो ये एक हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, हमें कहा है इसको एक्सप्रेस करना है किसके रूप में, इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे किसके, 3825 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर आया किसके 3825 को, इसको इसके सामने लिख लिया। ठीक है, तो 3825 को हमने क्या करा उसके सामने लिख दिया, तो ये जो प्राइम 3825 है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, किसको 3825 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में। ठीक है, मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे यही कहती है कि किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं हम, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिस फॉर्म में हमने नंबर को लिखा है, जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है, यूनिक है। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, यूनिक है। इस तरीके से मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1, इस फॉर्म में किसी दूसरे नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जहां पर 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है, अगर हम इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3825 ही मिलेगा। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, सिर्फ 3825 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक नंबर का वो यूनिक होता है, हर एक नंबर का, हर एक कंपोजिट नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइम नंबर की फॉर्म में वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n, कौन सा नंबर 6 रेज़ टू पावर n, जो 6 की पावर n हमने ली, n क्या है नेचुरल नंबर है, क्या ये नंबर कभी 0 पर खत्म होगा या फिर नहीं होगा। 6 की पावर 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो ये जो नंबर है हमारा 0 पर खत्म होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं इस नंबर को। हमें क्या दिया, नंबर 6 की पावर n दिया है, जबकि n जो है हमारा, n क्या, n है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है क्या वो खत्म होगा या फिर नहीं होगा, किस पर 0 पर, वो कभी 0 पर खत्म होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर एक चीज देख के चलते हैं, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है किस पर 0 पर, किस पर खत्म हो रहा है 0 पर, तो उसके 2 और 5 इसके फैक्टर्स होना चाहिए, उसके 2 और 5 इसके फैक्टर्स होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फैक्टर्स निकालने थे किसके 6 की पावर n के, फैक्टर्स निकालने थे हम 6 की पावर n के, तो फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n में हमारे पास वी डू नॉट हैव 5, हमारे पास 5 यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं, यहाँ पर 5 एज अ फैक्टर नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है किस पर 0 पर, तो उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 6 की पावर n में हमारे पास 5 नहीं है। तो इस रीजन से हम कहेंगे 6 की पावर n विल नेवर, कभी भी खत्म नहीं होगा किस पर 0 पर, कभी भी खत्म नहीं होगा किस पर 0 पर।
फॉर एनी नेचुरल नंबर एन की वैल्यू कुछ भी रख दें, ये नंबर 0 पर कभी भी खत्म नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है नंबर्स का, कंपोजिट नंबर का एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, फिर किसी भी नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हो सकता है या फिर कभी फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक लिखा हो सकता है, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, बस हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना बाकायदा फैक्टर निकाल कर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको, एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं, जबकि एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, कौन सी पावर है, क्या पावर है, इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा हो तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया, हमें करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, 120 और 144 का। हमें 120 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या दिया है हमें, 120 और 144। ठीक है, हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर हमें दिया रहता है, जो भी नंबर हमें दिया रहता है, हम उन नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लें। तो हम 120 के फैक्टर्स निकाल लिए हमने और 144 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब जो फैक्टर्स आए, अब जो इन नंबर्स के फैक्टर्स आए, इन नंबर्स के हमने सामने लिख दिए। 120 के फैक्टर्स क्या आए थे, ये हैं 120 के फैक्टर्स, तो पावर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। मतलब समझाता हूँ, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 और 1 3, तो जितनी बार आया 2 3 बार आया, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3, 2 की पावर 3 हो गई। इस तरीके से 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 की पावर 1। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो 5 की पावर 1 हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं 144 का। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो गया। क्लियर। ठीक है, यानी कि अगर हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ किसकी, 120 और 144 की, तो मैंने क्या बताया, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेंगे। सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है मल्टीपल में, मतलब 2 144 का फैक्टर भी है, 2 की पावर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, और 2 120 का फैक्टर भी है। अब 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, तो 2 की सबसे छोटी पावर है 3, कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। 3 का मल्टीपल यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी मल्टीपल में कॉमन फैक्टर। अब 3 की सबसे छोटी पावर कितनी, तो 3 की सबसे छोटी पावर 1, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अच्छा 5 की पावर 1 यहाँ पर है मल्टीपल में, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 5 की पावर जो 1 है हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 की पावर जो 1 है, 5 जो यहाँ पर है, 5 120 का फैक्टर, लेकिन 5 144 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा तो इनका मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना का एचसीएफ 24 आ गया। एचसीएफ कितना आया 24। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम निकालें किसका, 120 और 144 का, जब हम एलसीएम निकालेंगे 120 और 144 का, तो 2 की पावर 4। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 और 5, यही है फैक्टर्स। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, 4, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 1 5, मल्टीप्लाई करा तो 720 आ गया। कितना आ गया 720 आ गया एलसीएम। हैंस हम कह देंगे कि जो एचसीएफ हुआ किसका, 120 और 144 का, वो 24 है, वहीं इन दो नंबर का जो एलसीएम वो कितना 720 है। ठीक है, अच्छा एक चीज जो ध्यान रखना है आपको, एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, अगर यहाँ पर जो फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये फैक्टर हो गए 120 के और ये फैक्टर हो गए हमारे 144 के। अगर यहाँ पर देखो 2 मल्टीपल ऊपर में 2 नीचे मल्टीपल में, तो कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा किसी भी नंबर को, तो एचसीएफ होगा किसका, किसी भी नंबर को क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा 1 होगा।
एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमें कहा गया है, मान लो कहा गया है 8 एंड 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8 और 25 का हमें क्या करना है, थोड़ा छोटे नंबर ले लेता हूँ, 8 और 9 ले लेता हूँ। 8 और 9 का हमें एलसीएम, मान लो ये दो नंबर दिए और हमसे कहा गया इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। इन दो नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ठीक। सबसे पहले तो इन नंबर के फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 4 8, 2 2 और 2 1। ठीक है, इस तरीके से हम 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 9 के जो हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 9 3 3 9 और 3 1 3। अब इन नंबर्स के इनके फैक्टर्स इन नंबर के सामने लिख देते हैं। 2 की पावर 3 हो गया पावर की फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गया, पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं। 9 के फैक्टर्स की बात करें तो 9 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। अच्छा, पहले मैं एलसीएम करता हूँ फिर उसका एचसीएफ करूंगा। तो एलसीएम कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो अगर मैं एलसीएम करूँ किसका, 8 का और 9 का, 8 का और 9 का, तो क्या हो जाएगा सभी फैक्टर्स। तो यहाँ पर फैक्टर्स का क्या दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स जो हमारे पास फैक्टर होते हैं उनकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 हो गई, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 हो गई, यही होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। तो 8 9 72 हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। ये तो क्लियर हुआ आपको। ठीक, अच्छा इन्हीं दो नंबर का अगर हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे हम। तो अगर हमें इन्हीं दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, अगर इन्हीं दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अब देखो किसका निकालना है एचसीएफ, 8 का और 9 का। तो हम क्या ढूंढते, कॉमन फैक्टर। क्या ढूंढते, कॉमन फैक्टर। लिखा भी यहाँ पर, हम ढूंढेंगे क्या, ढूंढेंगे कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर तो दिख ही नहीं रहा है। जब यहाँ पर फिर अब जब हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई है कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर हमें ना दिखे, अगर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना दिखे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी कि 8 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा इस केस में, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम रिलेशन की बात करें, फॉर एन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड विद रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स ए एंड देयर एलसीएम एचसीएफ इज। अच्छा, इनकी रिलेशन जो है हमारी वो क्या होती है, जब एचसीएफ लें किसी भी दो नंबर को, एलसीएम लें किसी भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर का, मतलब अलग अलग नहीं, सेम नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी दो नंबर का हमने एलसीएम लिया और उन्हीं दो नंबर का हमने एलसीएम लिया, किसी भी दो नंबर का हमने एचसीएफ लिया और उन्हीं दो नंबर का हमने एलसीएम लिया, तो उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, अगर हम एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, तो जो एलसीएम और इंटू एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। हमें दिया है एचसीएफ किसका, 306 एंड 657 का, कितना 9। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है इन्हीं दो नंबर का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा रिलेशन पे भेज दे, किस पे भेज दे क्वेश्चन, रिलेशन पे। रिलेशन क्या कहती है हमारी, हमें पता है, हमें क्या पता है कि एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है, तो जो हम एलसीएम निकालना है उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। एचसीएफ निकालना है तो उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं कि हाँ इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाल, इसका हमें एचसीएफ दिया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स का 306 और 657 का। ठीक है, अब एलसीएम तो हमें नहीं पता, एलसीएम तो हमें नहीं पता, एचसीएफ पता है, तो एचसीएफ की हमने वैल्यू रख दी 9। ठीक है, जो कि बराबर होगा हमारा 306 और 657 के। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना, जो निकालना है उसको हम कुछ नहीं करते हैं, उसको हम वैसा के वैसे ही रखे रहने देते हैं। तो एलसीएम की वैल्यू को हम यही रखे रहने देते हैं। जो 9 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के जब इस तरफ जाएगा तो 9 हमारा डिवाइड में जाएगा, 9 का में जाएगा डिवाइड में। अब 9 से हमने काटा, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, तो 34 आ गया। ठीक है, 34 से हमने मल्टीप्लाई करा 657 को, 34 से हमने मल्टीप्लाई करा 657 को, तो हमारा जो एलसीएम निकला वो कितना निकला, 22338। हेंस जो एलसीएम हमारा वो क्या हो गया, 22338 हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं थ्योरम 1.2। थ्योरम हमसे क्या कहती है, इफ कोई भी एक प्राइम नंबर, इफ पी अगर कोई एक प्राइम नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है, प्राइम अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड ए भी पॉजिटिव इंटीजर, और ए क्या पॉजिटिव इंटीजर है,
और p क्या है, डिवाइड करता है किसको, a के स्क्वायर को। p क्या है, एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। p प्राइम नंबर है, a पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड कर देगा। क्या कहा मैंने, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया और p एक प्राइम नंबर हो गया। तो अगर एक प्राइम नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो वो नंबर जो है प्राइम नंबर p वो उस a को भी डिवाइड करेगा। a किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है, प्रूव करना है डेट रूट टू इज इरेशनल। इसी को थ्योरम के बेस पे हमें क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है रूट टू इरेशनल है, प्रूफ करना है रूट टू को इरेशनल, रूट टू को हमें प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम ये मान के चलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो हमें प्रूफ करना रहता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें जो प्रूफ करना रहता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है रूट टू इरेशनल है, तो हम ये मान लेंगे, तो हम ये मान लेंगे, हम लेट अज्यूम कर लेंगे रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है। हम क्या अज्यूम कर लेंगे, रूट टू रेशनल नंबर है, और इसको इसी तरीके से ट्रीट करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कोई भी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर p बाई क्यू है, फिर a बाई बी की फॉर्म में होता है। कोई भी रेशनल नंबर हमारा a बाई बी की फॉर्म में होता है, जबकि हमने एक कंडीशन लगाई है यहाँ पर, जो हमारे a और जो b है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर होते हैं इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊँ आपको को प्राइम इंटीजर्स का, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ को प्राइम इंटीजर्स का, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो 2 और 5, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं को प्राइम इंटीजर्स, तो 2 और 5 क्या है, को प्राइम इंटीजर। 2 और 5 के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो a और b है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। a और b क्या है, हमारे को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो ये 2 बन गया और ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन गया। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें ये b स्क्वायर इसको हम चाह रहे हैं 2 के पास पहुंच जाए, b के स्क्वायर को हम चाह रहे हैं किसके पास पहुंच जाए, 2 के पास पहुंच जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बी स्क्वायर था, ये डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो गए, तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो नंबर है बी के स्क्वायर से बढ़ जाए। बस हम सीधी सीधी बात ये है, हम चाहते हैं वेरिएबल को ऊपर पहुँचाना, हम चाहते हैं वेरिएबल हमारा कहाँ ऊपर हो और नंबर नीचे हो, तो हम वेरिएबल को सबसे पहले ऊपर ले आए, और नंबर को हम चाहते हैं नीचे आए तो नंबर को हम नीचे ले आए इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इसको जैसे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन, इसको हम क्या बोल देंगे इक्वेशन, तो हम इसको बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम क्या बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, जहाँ नंबर नीचे जाए, कहाँ बोलेंगे इक्वेशन, कैसे पता चलेगा, तो जहाँ पर भी नंबर नीचे जाए, जहाँ पर भी नंबर नीचे जाए। 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर भी ऊपर है, a स्क्वायर भी ऊपर है, तो इस कंडीशन में इस पोजीशन पर हम इक्वेशन बोल देंगे, तो इसको हमने इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं किसको, a के स्क्वायर को, वही थ्योरम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करें किसको, a को भी। इसका मतलब अगर हम वापस, अगर मान लो 2 ने डिवाइड करा a को, तो कुछ काटने पीटने के बाद कोई नंबर c आया, तो अगर हम वापस a चाहें तो a अगर हम वापस बनाना चाहते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई c से करेंगे। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 2 ने डिवाइड करा किसी नंबर को, किसको, 6 को डिवाइड करा, किसको डिवाइड करा, 6 को। तब काटने के बाद क्या रहा है, 2 3 2 2 4, हाँ 2 3 6, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को वापस क्या चाहिए, 6 चाहिए, मेरे को वापस क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो अब मुझे वापस 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वापस 6 चाहिए, 2 को डिवाइड करा मैंने 6 से, तो क्या है 2 3 6 हो गया, कट गया। अब मुझे वापस 6 चाहिए, तो अब मैं वापस 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 का मल्टीप्लाई करूँ किससे, 2 को 6 कितनी बार में आया 2 के टेबल में, फिर से बता दे रहा हूँ, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम a को डिवाइड करेंगे 2 से, जब हम a को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर तो हमें पता था काटने के बाद 3 आएगा, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है। लेकिन यहाँ पर हम a को डिवाइड करें जब हमने 2 से, तो काटने के बाद क्या नंबर आए वो हमें नहीं पता। तो अगर हम वापस, अगर मान लो यहाँ पर 6 बनाना था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। लेकिन अगर हम वापस अगर a बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें नहीं पता, तो उसको हमने c मान लिया।
सी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो हमें ए की वैल्यू मिली है, यहाँ से जो हमें ए की वैल्यू मिली ए इज इक्वल टू 2c, इसको हम पुट कर देंगे किस फर्स्ट इक्वेशन में। किस पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, ये है। जब हमने ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो क्या हो गया? 2c स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c स्क्वायर बाय 2। अब देखो 2 डिनोमिनेटर था, यहाँ पर 4 आया, 2 वन 2, 2 2 4, काट दिया हमने। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिला? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में हमें? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर मिला। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 2 था मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पर देखें तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? बी के स्क्वायर को। तो हम देखें 2 किसको डिवाइड कर रहा है? बी को, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 किसका फैक्टर है? 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए को भी डिवाइड कर रहा है 2, और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर किसका? मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, किसको? ए को और बी को। अच्छा, जब 2 ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ए और जो बी है वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, वो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। क्यों नहीं को प्राइम इंटीजर्स? क्योंकि को प्राइम इंटीजर्स की कंडीशन ये होती कि उसके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें ए और बी में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ए और बी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। अच्छा, हम तो सोच रहे थे ए और बी को प्राइम इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो हमने ए और बी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो हमारी बात गलत प्रूव हुई इसलिए हुई है कि जो √2 है हमने वो क्या है? हमने मान लिया था, हमने अज्यूम कर लिया था कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। √2 क्या है? रेशनल नंबर है, जो कि हमने गलत माना था। अच्छा, जब हमारा √2 रेशनल नहीं है तो सो क्या हो जाएगा √2 हमारा? हेंस हम कहते हैं कि √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो अगर आप वीडियो को, अगर ए लेक्चर को अगर आप एक बार फिर इसी पार्ट को, इसी क्वेश्चन को अगर आप एक बार फिर देखोगे तो आपको पहले से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल है। प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जब कभी भी हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब कभी भी एक साथ दे दिए जाए, तो इस तरह की क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? प्रूफ कुछ नहीं करना है भाग काफ़ी लंबा चौड़ा कि हाँ इसको ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, नहीं। इसमें हम क्या करेंगे? हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम रेशनल नंबर को एक तरफ कर देते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं हमारे उनको दूसरी तरफ कर देंगे बस, और उसके बाद कह देंगे कि हमारा ये है। मतलब क्या कहा मैंने? समझाता हूँ मैं, देखो क्या कहा मैंने, समझाता हूँ। हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि रेशनल नंबर, सबसे पहले तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर 3 + 2√5 क्या रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, कोई भी जो रेशनल नंबर होता है हमारा, कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किसी फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में होगा, जबकि हमने मान लिया कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें √5 को अकेला करना है, √5 के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 को हटाया तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? a - 3b/b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाके 2 का हो जाएगा डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? a - 3b/2b। अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट था कि हम √5 को अकेला करना है वो हो गया। अब अगर हम इस तरफ वाले पार्ट को देखें, a - 3b और 2b, a - 3b और 2b क्या है? हमारे इंटीजर्स ही, क्या भी क्या है? इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है, तो इंटीजर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब कभी भी हम इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से तो हमारा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो हमारा a - 3b और 2b का इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर इंटीजर लिखा है और नीचे इंटीजर लिखा है। ये a - 3b का इंटीजर है और 2b का इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो हम कह देंगे a - 3b/2b, a - 3b/2b क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या? इसके सामने वो जो चीज़ लिखी वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। a - 3b/2b के सामने जो नंबर लिखा है वो भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि √5 भी क्या है? रेशनल नंबर है। √5 भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दी, लेकिन हमें ये पता है, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि रेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर कह रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना था, जो हमने अज्यूम करा था वो क्या था? रॉन्ग अज्यूम करा था।
जो हमने अजम्पशन की थी वो कैसी रॉन्ग थी कि जो हमारा 3 + √5 वो क्या है, रेशनल नंबर। ये हमने गलत मान लिया, ये हमने गलत मान लिया। जब हमने ये गलत मान लिया कि जब ये रेशनल नंबर, जब 3 + √5 रेशनल नंबर नहीं है तो 3 + √5 क्या है, तो हम कहते हैं कि 3 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर। 3 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर रियल नंबर खत्म हो